बैलेंसिंग लेने वाले हैं ना आज? हाँ सर। यस। ओके। सो बैलेंसिंग में हमारे पास दो टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है। सबसे पहला जो मेथड था हमारा, बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ several masses rotating in same plane. Several masses rotating in same plane. ये हमारा पहला टाइप है, राइट। और हमारा दूसरा टाइप है बैलेंसिंग ऑफ several masses rotating in different planes. ओके। तो इसका मतलब क्या है दोनों का, राइट। और इसमें भी अलग अलग मेथड्स है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से जाते हैं, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। इसका करते हैं फर्स्ट केस, राइट। सो फर्स्ट केस इज balancing of several masses rotating in same plane. So इससे रिलेटेड मैं एक डायग्राम निकालता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो ये हमारा सपोज एक्स डायरेक्शन है, और ये हमारा वाई डायरेक्शन है, और हम लेते हैं कुछ मासेस, राइट। लेटस से कि हमारे पास चार मास है, राइट, जिनका मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया है। सपोज दे ए हमारा m1, जिसका एंगल है विथ एक्स एक्सिस थीटा 1। और यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स जनरेट होगा FC1, एंड दिस FC1 विल बी इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट इज FC1? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force which is generated because of this mass m1 which is placed at radius r1, जिसका रेडियस क्या है r1, और मास क्या है m1। लेटेस्ट से एक दूसरा मास भी है यहाँ पे m2, जिसका रेडियस है r2, और उसका एंगल है यहाँ पे थीटा 2। ओके, इसका एंगल क्या है थीटा 2। यहाँ पे और एक मास है, राइट। यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा FC2। यहाँ पे और एक मास है लेटेस्ट से FC3, जिसने फोर्स प्रोड्यूस किया है, और जिसका मास का वैल्यू है m3, जिसका रेडियस है r3, और उसका जो एंगल है यहाँ पे जो जनरेट हुआ है एंगल लेटेस्ट से वो एंगल है थीटा 3। ओके, और इसने जो फोर्स डेवलप किया दैट फोर्स इज FC3। और लेटेस्ट एज्यूम और एक फोर्स है या फिर और एक मास है जो कि है m4, जिसका रेडियस है r4, और वो प्रोड्यूस कर रहा है FC4 फोर्स, राइट, करेक्ट। और इसका जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो लेट अस टेक दिस एंगल लेट अस टेक इट एज थीटा 4। ओके, ये समझ में आया डायग्राम क्या है? चार मास है m1 m2 m3 m4, हर एक का रेडियस r1 r2 r3 r4, हर एक का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, और यहाँ पे चौथा दिया है थीटा 4। ओके, यस सर। हाँ। अभी देखो कि ये जो मासेस है वो हम लोग इसको ना साइड से देख रहे हैं, राइट। तो अगर ये हम लोग अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे माउंटेड कैसे है? सपोज ये m1 रहेगा जिसका रेडियस r1 है, सपोज ये m2 रहेगा जिसका रेडियस कितना है r2 है,
राइट। इसी प्लेन में M3 रहेगा, कहीं तो यही R3 है, और सपोज यहाँ पे M4 है जिसका रेडियस है यहाँ पे R4 है, और सारे जो मासेस है वो एक ही शाफ्ट के ऊपर या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए हैं, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, जो शाफ्ट है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग साइड से देख रहे हैं, और इसका वेलोसिटी कितना है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, राइट। एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। तो इसके दो मेथड्स है, राइट। तो पहला हम लोग मेथड देखेंगे एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम हमने एक्चुअली बनाया है, राइट। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एक टेबल। ये टेबल में लिखना है हम लोग को मास, यहाँ पे मैं एक टेबल निकालता हूँ जहाँ पे हमारों का फर्स्ट है ऑप्शन मास, सेकंड है हमारा रेडियस, थर्ड है हमारा एंगल, और फोर्थ है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं बाय ओमेगा स्क्वायर। अभी क्यों करते हैं, देखो हर एक का फोर्स क्या है, Fc1 इज इक्वल टू M1R1 ओमेगा स्क्वायर, राइट। Fc2 क्या आएगा, M2R2 ओमेगा स्क्वायर, राइट, ठीक है। और Fc3 क्या आएगा, M3R3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो हर एक केस यस। में ओमेगा सेम ही है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ओमेगा है वो निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आया समझ में, क्या करेंगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे देखो अभी एक टेबल में क्या क्या लिखना है, टेबल में लिखना है M1R1 एंगल θ1, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा, अभी ओमेगा स्क्वायर निगलेक्ट कर दो क्योंकि डिवाइड किया ना ओमेगा स्क्वायर से, सेम है इसलिए। तो यहाँ पे आएगा M1R1, ओके। फिर यहाँ पे M2R2 दैट इज मास M2, रेडियस उसका R2, यहाँ पे आएगा θ2, यहाँ पे आएगा M2R2, यहाँ पे क्या आएगा M3R3 θ3 M3R3, और लास्ट में आएगा M4R4 θ4 M4R4, राइट। और अभी हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ये जो सारे फोर्सेस है, सारे फोर्सेस कौन से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, एक प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसमें, मशीनरी में, राइट। तो हम लोग के पास क्या आएगा, सपोज ये हमारा आया Fc, कैसे आया मैं बताता हूँ, राइट। Fc आया हमारा रिजल्टेंट। तो बैलेंसिंग फोर्स क्या रहेगा, बैलेंसिंग फोर्स रहेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इसका बैलेंसिंग फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा इक्वल्स टू दिस रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस Fc1 टू Fc4। समझ में आ रहा है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, Fc निकाल रहे हैं, क्योंकि Fc1 Fc2 Fc3 Fc4 इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज रिजल्टेंट, ओके। और बैलेंसिंग फोर्स क्या रहेगा, इसके अपोजिट अपोजिट क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन में, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड इज सेम। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फोर्स, राइट, विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, ओके। हेलो, हाँ यस सर यस। हाँ। तो अभी निकालना कैसे है ग्राफिकल मेथड, तो देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास M1R1 है, राइट, क्योंकि मास और R रेडियस दिया है। तो इसको हम लोग एक एंगल पे निकालेंगे, कितना एंगल, θ1। तो यहाँ पे लिया θ1, किसको पैरेलल, इसको पैरेलल, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट वेक्टर, करेक्ट। लेट अस कॉल दिस फर्स्ट वेक्टर एज AB, और इसको पैरेलल किसको लिया, M1 को पैरेलल लिया, मतलब M1 एट R1 को पैरेलल लिया, इसको बोलेंगे Fc1, राइट। फिर
सेकंड वेक्टर FC2 इट इज एट एन एंगल θ2, तो इसको पैरेलल लेंगे ऐसे, राइट। तो ये हुआ हमारा FC2, राइट। फिर थर्ड वेक्टर FC3, ये हम लोग इसको पैरेलल लेंगे, M3 को जो डायरेक्शन है एट एन एंगल θ3 को, राइट। ये हुआ हमारा FC3। लेट अस गिव दिस नेम एज FC2 एज C, सो ये क्या हो जाएगा हमारा D, राइट। अभी चौथा वेक्टर यहाँ पे है, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा E पॉइंट, राइट। इसको नाम देंगे FC4, राइट। अभी करना क्या है, A टू E ज्वाइन करना है, इसे स्ट्रेट लाइन से A टू E ज्वाइन करना है, ओके। जब हम लोग A टू E ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऐसे ये हुआ हमारा FC, दैट इज रिजल्टेंट, रिजल्ट। राइट। अभी देखो ये जब रिजल्टेंट मिलेगा ना तो इसका कुछ एंगल मिलेगा हम लोग को, राइट। यहाँ पे ऐसे एंगल मिलेगा, करेक्ट। इसका एंगल ऐसे मिलेगा ना, सो दिस एंगल इज थीटा, ओके, गेटिंग। यहाँ पे जो एंगल यस मिलेगा सर। हम लोग को, वो एंगल मिलेगा थीटा, वो हम लोग प्लॉट करेंगे इस डायग्राम में ऐसे, राइट। और ये थीटा मिला, राइट। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हम लोग को FC का, राइट। वो FC का मैग्नीट्यूड में क्या मिलेगा हम लोग को, FC का मैग्नीट्यूड में MR रहेगा। बेटा स्टक हो गया, MR मिलेगा, राइट। तो हमारे पास इस केस में सिर्फ थीटा मिला है, MR नहीं मिलेगा, तो वो हम लोग को डायग्राम में क्या दिया रहेगा पेपर में कि M या फिर R दोनों में से कुछ तो एक वैल्यू देना पड़ेगा उनको, तभी हम लोग निकाल पाएंगे इसका टोटल आंसर ग्राफिकल मेथड से, ओके। और क्योंकि क्या है कि FC हम लोग को मिलेगा, तो FC का मैग्नीट्यूड ये हमने सारे कैसे बनाया, इसका कुछ वैल्यू लिया ना, M1 R1 का कुछ स्केल लिया। क्या स्केल लिया, सपोज ये वैल्यू आया हमारा 10, तो हम लोग ले सकते हैं कि फाई M1 R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, सपोज ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे आने के बाद सपोज FC का वैल्यू जो आया हमने ज्वाइन करने के बाद वो आया 2.5 सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट। तो हमारा FC का वैल्यू क्या आएगा, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मैं क्या जूम कर रहा था कि सपोज हमारा ये वैल्यू 5 आया, 5 आया, 10 आया, 10, M1 R1 इज इक्वल टू 10, तो हमने स्केल लिया, स्केल क्या लिया, दिस इज आवर स्केल, सपोज 5 M1 R1 या फिर 5 kg मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकालना पड़ेगा हम लोग को, 2 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, राइट। अकॉर्डिंगली M2 R2 जो भी है उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उतना सेंटीमीटर आएगा। वैसे ही M3 R3 जितना भी है उसका डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उतना सेंटीमीटर का लाइन निकालेंगे, किसको पैरेलल, F3 को पैरेलल। वैसे ही M4 R4 जितना भी है उसको पैरेलल हम लोग निकालेंगे, राइट। फिर हम A टू E ज्वाइन करेंगे और वो मेजर करेंगे स्केल से, स्केल से मेजर करने के बाद सपोज आया 2.5 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल FC का वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो हमारा एक्चुअल FC का, 2.5। हाँ, तो 2.5 इंटू 5, करेक्ट, राइट। तो आया हमारा MR का वैल्यू, राइट। तो हम लोग के पास आया FC का वैल्यू, तो जिसकी वजह से अगर मास या फिर रेडियस अगर पता है किसका, रिजल्टेंट का, तो हम लोग उसका अनबैलेंस मास निकाल सकते हैं, राइट। और एंगल तो हम लोग को मेजर करके पता चल गया, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हमने एंगल ले लिया, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हुआ हमारा ग्राफिकल मेथड, राइट। तो दोनों में यस से सर। दोनों में से एक तो पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को जो मिला है वो FC का वैल्यू मिला है, MR का वैल्यू नहीं मिला है, राइट। M या R दोनों में से एक कुछ तो पता होना चाहिए, एंगल तो मिल जाता है यहाँ से डायरेक्टली।
तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग देखेंगे अभी एनालिटिकल मेथड, राइट। एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड हेलो में, सर। हाँ बोलो बोलो। सर टोटल कितने मेथड है? टोटल दो ही मेथड है, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल। ओके सर। हाँ, तो एग्जाम में ना मोस्टली हम लोग ग्राफिकल मेथड ही यूज करते हैं, एनालिटिकल मेथड जनरली नहीं यूज करते, बट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पूछा पर्टिकुलरली कि एनालिटिकल प्रॉब्लम में मेथड से मेंशन सोल्व करो, प्रॉब्लम में मेंशन होता है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, क्या अपने अपनी मर्जी पे? जनरली नहीं रहता है, 99% केसेस में नहीं रहता है। एक्सट्रीम केस में अगर पूछा एनालिटिकल से ही करना है तो पता होना चाहिए। ओके सर। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं एनालिटिकल मेथड में, ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में ना हर एक का एंगल दिया है, राइट। m1 का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा 1, m2 का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा 2, एक थीटा 2 है यहाँ पे, m3 का एंगल थीटा 3 और m4 का एंगल थीटा 4। तो हर एक का एंगल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे, इस टेबल में जो निकाला है ना m1 r1 वही निकालना है हम लोग को पहले, राइट। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का टेबल हम लोग निकालेंगे ऐसे, m1 r1 m1 r1, राइट, फिर m2 r2 m2 r2, राइट, फिर m3 r3 m3 r3, राइट, फिर m4 r4 m4 r4, राइट। और एक एंगल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, राइट। ये यहाँ पे लिख सकते हो और ये बाद में लिख सकते हो, मतलब जो यहाँ पे जो टेबल बनाया है ना वैसा ही टेबल हम लोग वापस बना सकते हैं, ओके। इस केस में भी एनालिटिकल में भी। फिर ये हुआ हमारा स्टेप 1 टेबल बनाने का और एमआर का कैलकुलेशन करने का, राइट। फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम लोग को रिजॉल्व करने का फोर्सेस, रिजॉल्व द फोर्सेस। कौन से फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं हम लोग को, रिजॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। और क्या करना है, एंड फाइंड आउट देयर सम, एंड फाइंड देयर सम। मतलब क्या, देखो, रिजॉल्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड फाइंड देयर सम। मतलब ये जो फोर्सेस है FC1, इसका दो रिजोल्यूशन आएगा, एक आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, ये उसका वो वर्टिकल कंपोनेंट, ये आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे m1 r1 cos थीटा 1, राइट। देखो ये जो FC1 है ये किसके ऊपर डिपेंड है, m1 r1, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया ओमेगा स्क्वायर से, राइट। ओमेगा स्क्वायर हमने निगलेक्ट कर दिया फॉर टाइम बीइंग, राइट, क्योंकि हर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यही टेबल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ m1 r1 और इसका एंगल क्या रहेगा, थीटा 1। तो ए आएगा हमारा कॉस कंपोनेंट और ए आएगा हमारा क्या, कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, यस। तो और सारे एंगल्स जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा रखने का जरूरत नहीं है, राइट। एंगल्स आर ऑलवेज केप्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ यू कैन फाइंड आउट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन आपको फिर पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, वो जरूरत नहीं है। सारे एंगल्स कैसे लिए हमने, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस लिए, थीटा 1, ये इसका एंगल क्या है, थीटा 2, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m2 r2 cos थीटा 2। फिर वैसे ही क्या लिखेंगे, m3 r3 cos थीटा 3, प्लस लास्ट का क्या आएगा, m4 r4 cos थीटा 4। ये वो क्या हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट। फिर वर्टिकल में क्या आएगा, वर्टिकल में आएगा इस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा ना, m1 r1 साइन थीटा 1, राइट।
हेलो। यस सर। हाँ, एक का ही आवाज आ रहा है। बाकी लोग सुन रहे हैं ना? यस यस सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो M1 R1 साइन थीटा 1 प्लस M2 R2 साइन थीटा 2 प्लस M3 R3 साइन थीटा 3 प्लस M4 R4 साइन थीटा 4। राइट। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? स्टेप 3 में आएगा हमारा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। करेक्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? तो रिजल्टेंट आएगा हमारा एफ सी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? ये जो समेशन एच है और समेशन वी है, इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। समेशन स्क्वायर एंड देन एक ही ब्रैकेट में उनका स्क्वायर रूट, ये आएगा हमारा रिजल्टेंट। फिर हम लोग को और क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ रिजल्टेंट निकाला तो खत्म नहीं हुआ, उसका एंगल भी चाहिए हम लोग को। मतलब जैसे यहाँ पे एंगल निकाला है ना ग्राफिकल मेथड से, वैसे एनालिटिकल मेथड से भी एंगल चाहिए। तो एफ सी का एंगल थीटा है सपोज, तो थीटा कैसे आएगा? तो थीटा आएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन v बाय समेशन h। राइट। करेक्ट। तो आ गया हमारा tan थीटा। तो हमने इसको लोकेट कर दिया, सपोज लोकेट कर दिया। तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा? हम लोग को इसका लोकेशन तो मिल गया, किसका? रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स का। तो बैलेंसिंग फोर्स क्या आएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। राइट। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उसका डायरेक्शन सेंस से वो अपोजिट है। राइट। सो हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। करेक्ट। बट अपोजिट इन डायरेक्शन। करेक्ट। और what will be the magnitude? Magnitude of balancing force or balancing mass, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास इज इक्वल टू एम आर। वेयर एज व्हाट इज एम? एम आएगा बैलेंसिंग मास और आर क्या आएगा इस केस में? रेडियस ऑफ रोटेशन, कि कौन से रेडियस पे उसको रखना है, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट मास। गेटिंग? यस सर। यस। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। कौन सा फर्स्ट पार्ट हुआ? देखो ये बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन। राइट। ये बेसिक्स पता होना चाहिए, वैसे इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं डेफिनेट। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। तो इसका हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल लेते हैं क्योंकि आपको बेसिक्स पता चल गया ना क्या लेने का। वैसा ही टेबल हम लोग को बनाना पड़ता है। राइट। और वैसे ही ग्राफिकल मेथड हम लोग को यूज करना है। ठीक है। कि जैसा मैंने इस प्लेन में बनाया ना, यहाँ पे मैंने दिखाया कि ग्राफिकल मेथड कैसे है, तो ऐसे ही ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज करेंगे इसमें। ओके। हेलो। यस सर। हाँ। और अगर एनालिटिकल मेथड यूज करना है तो यही टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। ओके। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर।
दिसंबर 2017 का। इस क्वेश्चन में दिया है 4 मासेस। इस टेबल में दिया है 4 वैल्यूज मासेस का। क्या क्या दिया है? मास दिया है, फिर उसका रेडियस दिया है। सो ए बी सी डी उन मासेस का उन्होंने डिजिग्नेशन दिया है। लेट अस कॉल दिस मास ए एज ए, मास बी एज बी, सी डी, और ए है केजी में। तो ये कितना है दिया नहीं है, एम ए फाइंड आउट करना है मतलब, राइट। ए 30 है, ए 50 है, ए 40 है, और हर एक का रेडियस दिया है जो कि एमएम में दिया है रेडियस। ओ है 180, ए है 240, ए है 120, और ए है 150, राइट। और प्लेन्स आर, और प्लेन्स कंटेनिंग masses, planes containing masses B and C are 300 mm apart। मतलब क्या दिया है कि मासेस बी एंड सी ऐसे रखे कि जिसके बीच में डिस्टेंस कितना है 300 mm। ओके, मतलब वो एक प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट प्लेन्स का है ना। डिफरेंट प्लेन्स मतलब कैसे, अगर मैं यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बताऊँ तो डिफरेंट प्लेन्स का डायग्राम कैसे आएगा? अगर इस साइड व्यू से देखा हमने, मतलब फ्रंट व्यू से देखो सपोज, तो M1 यहाँ पे आया, M2 यहाँ पे आया, M3 यहाँ पे आया, राइट, M4 यहाँ पे आया सपोज, राइट। तो एक जो मास है वहाँ से हम लोग को डिस्टेंस दिया रहेगा L1, L2, L3 ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है कैसे? तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे बनेगा। इसका रिप्रेजेंटेशन किसका? बैलेंसिंग ऑफ मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ओके, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है। तो यहाँ पे क्या दिया है? प्लेन्स कंटेनिंग मासेस बी एंड सी 300 mm अपार्ट। और क्या दिया है? एंगल बिटवीन प्लेन्स बी एंड सी इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री दिया है, एंड B and C makes angles of 210 degree and 120 degree respectively with D in the same sense। अभी in the same sense मतलब क्या? सेम सेंस मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग अगर मेजर कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में मेजर करके हम लोग के एंगल मिलेगा। किसका किसके साथ? बी एंड सी का एंगल है डी के साथ 210 एंड 120। और हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है इस केस में फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मास है। मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मास ए। और क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ प्लेन्स, पोजीशन ऑफ प्लेन्स ए एंड डी, राइट। तो हम लोग को पूछा है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये डाटा दिया है, मासेस दिया है बी सी एंड डी का, और हर एक का रेडियस दिया है चारों मासेस का। और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास पूछा है कि ये कितना है, राइट। और क्या डाटा दिया है कि प्लेन्स कंटेनिंग मासेस बी एंड सी, और बी और सी कितने डिस्टेंस पे है? 300 mm पे, राइट। तो हम लोग कैसे बनाएंगे फिगर दिखा होता हूँ, स्कीमेटिकली फिगर कैसे बनाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे स्कीमेटिकली ऐसे।
सपोज यहाँ पे हमारा है ए, यहाँ पे हमारा बी, राइट। ए स्केल से बनाना नहीं है, हाँ, ये हाथ से ऐसे ही बनाना है। सी एंड सपोज डी, राइट। और बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 300 mm, करेक्ट। और हमको क्या नहीं पता है कि ए और बी या फिर बी एंड डी, इनके बीच का डिस्टेंस पता नहीं है, राइट। तो लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज L1, राइट, एंड लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज L2, ओके, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम, लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज L1 एंड लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज L2। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे एक टेबल। इस टेबल में क्या क्या लिखेंगे, प्लेन, फिर आएगा हमारा मास, फिर आएगा हमारा रेडियस, फिर आएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। वैसे भी ओमेगा का वैल्यू दिया नहीं है उन्होंने, राइट, क्योंकि वो सेम ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या लेना है, हम लोग को एक डिस्टेंस लेना है फ्रॉम प्लेन। अभी प्लेन कौन सा ले सकते हैं कि जिसका वैल्यू हम लोग को पता है, मतलब क्या कि बी प्लेन का पोजीशन हम लोग को किसी दूसरे मास से विथ रेस्पेक्ट टू पता है, तो हम लोग आइदर सी या फिर बी, दोनों में से एक प्लेन को हम लोग लेंगे रेफरेंस प्लेन। सो लेट अस टेक इट दिस एज रेफरेंस प्लेन। अगर इसको रेफरेंस प्लेन हमने एज्यूम किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए विल बी ऑन दिस साइड नेगेटिव एंड इस साइड क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस प्लेन, distances measured on the left side will be negative and distances measured on the right side will be positive. So distance from plane B, यहाँ पे आएगा वो लेंथ, और एक ऐसा यूनिट है इसका मीटर्स, और ये है टेबल 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या बनेगा लास्ट का, कपल, और कपल डिवाइडेड बाय दिस इज ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हुआ 6th कॉलम। 6 कॉलम टोटल बनाना है हम लोग को, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी, और बी को क्या हमने एज्यूम किया, रेफरेंस प्लेन। और मास ए का पता है क्या, नहीं पता है। मास बी का कितना दिया है, देखो पीछे, मास बी इज गिवन एज 30, 50, 40। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30, 50, 40। अभी रेडियस कितना दिया है, रेडियस जो भी दिया है ना, उस रेडियस को हम लोग को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। क्यों मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मैं बाद में बताता हूँ। क्योंकि जनरली अगर हम लोग एम में रखेंगे ना, तो कैलकुलेशंस में वो बड़ा बड़ा फिगर्स आएगा, जैसे कि 30 इंटू 300, राइट, तो आएगा 9000। तो लिखते टाइम हम लोग को ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसलिए हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 180, 240, 120 और लास्ट में क्या है, 150 है, राइट। तो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, यहाँ पे है 150। 150। तो एक मीटर में आएगा 0.180, 0.240, 0.120 एंड 0.150। 0.180, 0.240, 0.120 एंड 0.150 मीटर्स में लिख दिया, राइट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। यहाँ पे कितना लिखा है, 180 है ना, तो 180 इंटू MA, राइट, हेलो, करेक्ट। यस सर। हाँ, हाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर है ना,
तो डिवाइडेड बाय हाँ ओमेगा स्क्वायर किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, m1r1 या फिर mr, राइट। प्रोडक्ट किसका रहेगा, mr का प्रोडक्ट रहेगा। दिस इज mr। सो 0.18 ma, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, 0.24 इंटू 30 कितना आएगा, 7.2। हाँ, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारा 7.2। 120.120 इंटू 50 क्या आएगा, 6। हाँ, 0.150 इंटू 40 ये भी आएगा 6, करेक्ट। और अभी यहाँ पे देखो कि A का डिस्टेंस B के रेफरेंस से कितना है, L है, L1, राइट। हाँ लेकिन निगेटिव साइड में तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -L1, ओके। फिर B का डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ क्या आएगा, 0, करेक्ट। अभी C का डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू B कितना दिया है, 300, लेकिन ए बी किस में लेना है, मीटर में लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.3। 0.2 फिर D का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू B कितना लिया है हमने, L2 लिया है, लेकिन वो पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L2, माइनस राइट। आप XY भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये सर क्या विथ आएगा, रिस्पेक्ट टू बी की कन्सिडर किया. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू B किंवा C कुठलाही घ्या, पण A नका घेऊ, राइट. कारण A आपल्याला माहित नाहीये म्हणून A नाही घ्यायचं, जो माहिती आहे ना मास त्याच्याशी घ्यायचं. मग B घेतला तरी चालेल, C घेतला तरी, इनफॅक्ट D घेतला तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. ओके, जो मास माहित नाही तो घ्यायचा नाही जनरली. ओके, तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, एम आर एल. ओके, अभी ये क्या आएगा, एम आर एल इंटू ओमेगा स्क्वायर. कपल मतलब क्या है, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, राइट, दैट इज कपल, करेक्ट. यस हाँ, तो कपल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट बी, तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस साइन और 0.18 एम ए एल वन, करेक्ट. यस सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0. 0 हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.8 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 6L2, राइट. हाँ, अभी देखो, Yes, sir. यस, अभी देखो हम लोग को बनाना है एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस. तो एक पहला डायग्राम था हमारा, ये था पोजीशन ऑफ प्लेन्स. ओके, पोजीशन ऑफ प्लेन्स, राइट. फिर हम लोग को एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस हो एक्चुअली निकालना है, मतलब एंगल लेके बनाना है. तो एग्जाम में हम लोग को प्रोटेक्टर लगेगा, ठीक है, और स्केल भी लगेगा. कौन सा स्केल, रोलर स्केल या फिर सेट स्क्वायर. अगर आप कंफर्टेबल हो सेट स्क्वायर से तो इट इज मच बेटर. ओके, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस में देखो क्या दिया है, एंगल, एंगल कंटे एंगल बिटवीन द प्लेन्स कंटेनिंग बी एंड सी. क्या दिखा है, प्लेन्स कंटेनिंग बी एंड सी. हाँ नहीं, एंगल बिटवीन प्लेन्स बी एंड सी इज 90 डिग्री, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला जो एंगल लेंगे हम लोग हॉरिजेंटल लेंगे, राइट. और ये जो बी है, बी, राइट, सिर्फ एंगल प्रोपोर्शनेट लेना है, रेडियस इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये याद रखो, ठीक है. सो बी का रेडियस कितना दिया है, सपोज R1, राइट, और बी और सी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. 90 degree. हाँ, यहाँ पे बनेगा 90. अभी देखो तीसरा चीज क्या दिया है, द बी एंड सी मेक्स एन एंगल 210 एंड 120 रिस्पेक्टिवली विद डी. इसका मतलब क्या है, बी का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू डी कितना है, 210. ये समझ में आ रहा है, मतलब बी के पोजीशन से डी का पोजीशन कितना डिग्री है, 210. 210 degree. हाँ, अभी बी कैसा है, बी हॉरिजॉन्टल है, राइट.
तो यहाँ से 210 मार्क करो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 से ज़्यादा और 270 से कम, राइट? राइट, 2A आ गया हमारा D। ओके, आप अप्रोक्सीमेटली कम ज़्यादा ले सकते हो डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता चाहिए ना रेडियस। रेडियस हम लोग को हर एक का पता है, बट वो स्केल से नहीं निकालना है, एंगल परफेक्ट निकालना है। ये कितना एंगल है यहाँ पे? 210 डिग्री, करेक्ट। और ये कौन सा है? डी है। डी। हाँ, राइट। एम ए का मास पता, बी का मास पता है क्या हम लोग को? यस, पता है, 30 kg। सी का कितना है? सी का 50 40। है। सी का 50 है। सी का 50 है। बी का 30 है। और डी का कितना दिया है? 40। 40। 40 दिया है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 kg। लिखना मैंडेटरी नहीं है, सॉरी। अभी हम लोग के पास क्या नहीं है? हम लोग के पास एम ए का गल और मास नहीं है। हम लोग के पास ना एम ए का मास नहीं है और उसका एंगल भी नहीं पता है, करेक्ट। हाँ, तो अभी क्या करने का? तो हम लोग पहले निकालेंगे कपल पॉलीगॉन। सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को? कपल पॉलीगॉन। क्यों? देखो अभी इस केस में अगर हम लोग फोर्स पॉलीगॉन निकालने जाएंगे, फोर्स पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको पैरेलल लेके, इसको पैरेलल लो, इसको पैरेलल लो, इसको पैरेलल लो, तो हमारे पास ना एम ए का मास भी नहीं पता है, तो इसको एम आर भी नहीं निकाल सकते। और क्या नहीं पता है हम लोग को? उसका एम नहीं पता है, आर भी नहीं पता है। एम पता है क्या? नहीं पता है। आर पता है सिर्फ कि कितने रेडियस पे है। रेडियस कितना है उसका? 0.18। हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, सिर्फ रेडियस पता है लेकिन उसका एंगल पता नहीं है, तो उसको पैरेलल नहीं ले सकते हम लोग, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग यस सर। फोर्स पॉलीगॉन पहले नहीं बना सकते। हम लोग क्या बना सकते हैं? कपल पॉलीगॉन। रुको मेरा, हाँ यस, लैपटॉप बीच पे थोड़ा सा हैंग हो गया था। अभी देखो, अभी कपल पॉलीगॉन हम लोग का आएगा। वेट, अगर हम लोग को फोर्स पॉलीगॉन पहले निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताता हूँ मैं। सपोज फोर्स पॉलीगॉन हमने पहले बनाया, तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास फोर्सेस का वैल्यू है, ये फोर्सेस का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्या क्या है? 0.18 MA, फिर क्या है? 7.266, 7.26 एंड 6। ये किसके लिए है? ये एम ए के लिए, ये एम बी के लिए, ये एम सी के लिए और ये एम डी के लिए, राइट। सपोज ये चारे हम लोग को पास पता है, राइट। ये क्या है? वैल्यू हमारा एम आर का वैल्यू है, राइट, मतलब फोर्सेस का वैल्यू है। तो देखो, अगर हमारे पास ये तीनों पता है, क्या? इसका फोर्स, इसका फोर्स और इसका फोर्स, तो अगर हमने एक डायग्राम बनाया कि जिससे इनका एंगल पता है हर एक का और चौथा नहीं पता है, तो चौथे का हम लोग बना सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग पहले कपल पॉलीगॉन से पहले हम लोग बनाएंगे फोर्स पॉलीगॉन। क्यों बनाता है वो भी दिखाता हूँ मैं, कि फोर्स पॉलीगॉन पहले क्यों। तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे? स्केल ले लेंगे। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 7.2। सबसे छोटा कौन सा है? 6, राइट। तो स्केल क्या ले? हेलो? 6 का है सर। क्या? 1 सेंटीमीटर का तो 6। 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा वो डायग्राम। तो सर 3 का लेते हैं। हाँ, चलेगा कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो तो अभी ये देखो, अपना अपना ये मीटर में है ना? केजी मीटर में है। तो क्या आएगा स्केल हमारा? स्केल आएगा कि 3 kg मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर,
ओके, क्या स्केल लिया हमने? 3 kg मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अभी देखो हमारा बी हॉरिजेंटल है, तो हमने ये लाइन बनाया, कितना सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे? 7.2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। हम्म, 7.2 डिवाइडेड बाय 3, अच्छा, 2.4, राइट। तो 2.4 ए बनेगा हमारा पहला पॉइंट। मतलब ए, अगर इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए ओ, तो ये क्या बनेगा हमारा? पॉइंट बी। इसका वैल्यू कितना रहेगा? 7.2, करेक्ट। 7.2 किसको पैरेलल लेंगे? बी को पैरेलल। क्यों? क्योंकि सब ये जो बी है हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट सर। बोलो बोलो। सर ये ग्राफिकल जैसे ये करना है ना? सॉरी, ये ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल हाँ। ये हमेशा ये ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। एनालिटिकल मेथड आपको बोलेंगे भी नहीं, और बोलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके। ओके। और यहाँ पे देखो, प्रेफरेबली है ना, अगर ग्राफ पेपर मिलता है ना, तो ग्राफ पेपर पे ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, आपको मेजर करने में इजी आ जाता है ग्राफ पेपर पे। ओके सर। एग्जाम से पहले आपको ट्राई भी करना है ग्राफ पेपर पे, हाँ। यस सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पैरेलल लेना है हम लोग को। अभी एक वर्टिकल है, तो 6/3 कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा हुआ सी पॉइंट, राइट। अभी CCD। हाँ, अभी क्या लेना है? इसको पैरेलल, राइट। डी को पैरेलल एट एन एंगल 210, तो ये आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर का, राइट। ए बी सिक्स और ये पॉइंट आया हमारा डी, करेक्ट। अभी क्या करना है? इन दोनों को ज्वाइन करना है, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा ये हमारा 0.18 MA, करेक्ट। क्योंकि 0.18 क्या है हमारा? MR है, और पॉइंट MA हम लोग के पास नहीं है। तो ये क्या है हमारा? ये पॉइंट D2A या फिर D2O हमने ज्वाइन किया, तो ये आएगा हमारा 0.18 into MA। सपोज मेजर करने के बाद हम लोग को मिला 1.5 सेंटीमीटर मिला, सपोज। सो 0.15 कितना आया है? सपोज 1.5 आया ना, 1.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 0.18 MA इज इक्वल टू 1.5 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्केल, करेक्ट। तो 1.5 इंटू क्या आएगा? 3 आएगा, तो आएगा 4.5 kg मीटर, करेक्ट। तो एम ए क्या आएगा? एम ए इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 0.18, करेक्ट। यस सर। तो आएगा हमारा 25 kg। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हाँ? आपका शायद अलग भी आ सकता है। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं कितना आएगा मेजर करने के हाँ बाद, सर। राइट। फिर हमारा ना यहाँ पे एंगल भी बनेगा कुछ, तो ऐसे ये आएगा हमारा थीटा ए, करेक्ट। कैसे एंगल मेजर करेंगे हम लोग? यहाँ से क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने, तो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेटेस्ट से एंगल आया हमारा 45, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? इसका जो एंगल बनेगा, वो एंगल हमने मेजर यहाँ पे किया, लेकिन वो एक्चुअली है कहाँ पे? डी से, 20। डी से मेजर करना है ना एक्चुअली। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? दिस 180 प्लस दिस एंगल, तो 180 प्लस दिस 45, क्योंकि मेजर हम लोग डी से ओ के तरफ जब आएगा तब हम लोग मेजर करते हैं। देखो, मतलब एंगल कितना बनेगा? एंगल विल बी मोर देन 180। यहाँ पे ऐसे एंगल बनेगा हमारा,
दिस विल बी थीटा ए। ओके, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इधर किधर तो आएगा हमारा एम ए, करेक्ट, ओके 180 सर। से ज़्यादा है तो, राइट, सो दिस विल बी आवर थीटा ए। ओके, हाँ, अभी भी हमारे के पास क्या है, सिर्फ एम ए का वैल्यू है, तो ये एम ए आ गया है हमारा, राइट। तो एम ए आने के बाद ये जो, कुछ निकला हुआ समझा नहीं। सॉरी, एंगल नहीं समझा, हाँ ठीक है, इसको मैं एनलार्ज करता हूँ, इस साइड में इसको एनलार्ज करता हूँ। तो ए हमारा ओ पॉइंट हुआ, ए हमारा बी पॉइंट हुआ, ए हमारा सी हुआ, राइट, ए हुआ डी, करेक्ट। तो हमने ये ज्वाइन किया, करेक्ट। तो ए मेजर करने के बाद यहाँ ए क्या बना हमारा, 0.18 इंटू एम ए बन गया, दिस लेंथ ओ टू डी। इसको मेजर करने के बाद हम लोग को कितना मिला, 1.5 सेंटीमीटर। ए समझ में आया, मेजर करने के बाद 1.5 सेंटीमीटर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.18 एम ए इज इक्वल टू 1.5 इंटू स्केल, स्केल कितना है 3 kg मीटर। हाँ, अभी एंगल कैसे मेजर करना है, तो एंगल मेजर करने के टाइम डी टू ए गए ना, तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एंगल नहीं मेजर करना है हम लोग को, अगर यहाँ पे मेजर करेंगे ना तो उसमें 180 ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ से मेजर करना है, डी से ओ के तरफ, सो ऐसे एंगल मेजर करना है, राइट। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, राइट, ये पॉइंट लो डी, और एंगल मेजर करो 180 से ज़्यादा है, और 180 से ज़्यादा है तो हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर को उल्टा रखते हैं और ये एंगल मेजर करते हैं, राइट, बरोबर। यहाँ पे ऐसा प्रोट्रैक्टर रखना पड़ेगा हम लोग को, करेक्ट। और यहाँ से एंगल जो मेजर करेंगे उसमें हम लोग 180 ऐड करेंगे, करेक्ट, तो आएगा हमारा थीटा ए। हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ, क्योंकि हाँ सर। प्रोट्रैक्टर 180 से बड़ा एंगल मेजर नहीं कर सकता, हाँ। तो एंगल तो 180 से ज़्यादा है, तो प्रोट्रैक्टर उल्टा रखेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे मेजर करेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है सेम है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना, ओके। क्योंकि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे सेम बनेगा। तो थीटा कैसे आएगा, 180 प्लस दिस एंगल जो प्रोट्रैक्टर ने मेजर किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन से, ओके। ये एंगल हम लोग को मिलेगा, दिस एंगल, एंड दिस वी विल हैव टू ऐड इट विथ 180। गेटिंग, हेलो, सर। हाँ बोलो। यस सर। अभी देखो हम लोग बनाएंगे अभी कपल पॉलीगॉन। कपल पॉलीगॉन क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये जो डिस्टेंसेस है ना L1 और L2 ये निकालना है, राइट। ओके। अभी इस केस में हम लोग के पास सिर्फ C का कपल पता है एग्जैक्टली, राइट। यस सर। तो हम लोग, और C का कपल कैसे है कि इसको पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन, करेक्ट। तो हम लोग लेंगे कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल, क्या लेंगे स्केल, लेट अस टेक 1 kg मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, कपल कैसे आया, ये एम आर मतलब केजी मीटर हुआ, और उसको लेंथ है, लेंथ है मतलब मीटर में, तो ये क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर, राइट, करेक्ट। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ यस, देन तो ये 1 kg मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू परफेक्ट पता है, बाकी सारे पता नहीं है। तो क्या पता है, सिर्फ 1.8 जो कि सी को पैरेलल है, राइट। तो हम लोग ये बनाएंगे वर्टिकल लाइन, कितना बनाया, थोड़ा बाजू में बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ, ये हुआ हमारा 1.8, करेक्ट। कितने सेंटीमीटर का, 1.8 सेंटीमीटर का, करेक्ट, क्योंकि ये हमारा स्केल क्या है
1 kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा ओ डैश और ये आ गया हमारा सी डैश, राइट। अभी क्या करेंगे, देखो, हेलो, हाँ सर। हाँ, हम लोग को ना ए जो ए का पोजीशन है, ए का पोजीशन हम लोग को पता है। हेलो, जो हमने निकाला ना यस अभी ए का सर। पोजीशन, तो क्या करेंगे, हाँ ए के पोजीशन को ना हम लोग एक पैरेलल लाइन निकालेंगे। कहाँ से? ओ पोजीशन से, ऐसे, राइट। सर, उसको भी पैरेलल ना? हाँ, उसको पैरेलल, इसको पैरेलल, राइट। तो मतलब ये ऐसे कहीं तो आएगा, करेक्ट। यस सर। इसलिए हम लोग को एक ग्राफिकली बनाना पड़ता है। हम्म, तो क्या करेंगे, हम लोग एक पैरेलल लाइन निकालेंगे। किसको पैरेलल? एमए को पैरेलल, राइट। ऐसे हमने पैरेलल निकाला, हमको पता नहीं है इसका एंड पॉइंट, करेक्ट। एंड पॉइंट पता है क्या? नहीं पता है, क्योंकि इसमें अननोन क्या है, सिर्फ हम लोग को अभी एम ए पता है, लेकिन L1 फिर भी अननोन ही है ना, ये L1 डिस्टेंस। हम्म। हाँ सर। हाँ, तो 0.18 इंटू एम ए सिर्फ पता है, बट हम लोग वो भी नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सीधा एक पैरेलल लाइन निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। हम्म। अभी देखो, और क्या पता है, देखो, डी का पोजीशन हम लोग को पता है क्या? यस, डी का पोजीशन पता है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता है, करेक्ट। 6L2 पता है सिर्फ। यस सर। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, डी ऐसा यस है, सर। राइट, तो डी को पैरेलल लाइन निकालेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। ये ओ डैश हुआ, ये सी डैश हुआ, ये किसको पैरेलल निकाला हमने? ये पैरेलल लिया हमने एम ए को। इसका वैल्यू क्या है? 0.18 माइनस एम ए इंटू L1। अभी माइनस है तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा? उल्टा, ऐसे निगेटिव हम्म। आएगा, राइट। हम्म। और ये जो पैरेलल है इसका, इसका डायरेक्शन कैसे आएगा? ऐसे, इसको इंटरसेक्ट करने वाला, इसको पैरेलल लिया। हम्म। थोड़ा रुको, थोड़ा इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा, ऐसे आएगा। ऐसे आएगा, बरोबर। इसका डायरेक्शन क्या आएगा? 6x वैल्यू, और ये पॉइंट आएगा हमारा ओ डैश, ओके। यस सर। तो हम लोग क्या क्या निकाला, देखो, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया? ओ डैश से किया। ए पॉइंट आया गया हमारा सी डैश, और ए पॉइंट क्या बना हमारा? ए हमारा ओ हुआ डैश। डी डैश। डी डैश भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डी निकाला ना, C टू डी डैश, हम्म। राइट। हम्म। हाँ, तो अभी देखो, ये मेजर करने के बाद ये दो, मतलब ये पैरेलल निकालने के बाद ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, करेक्ट। क्योंकि यस। हमने सिर्फ बनाया था, हम लोग को पता नहीं था इसका एंड पॉइंट किधर है, और इसका भी एंड पॉइंट पता नहीं था, क्योंकि दोनों भी अननोन है। यहाँ पे अननोन क्या है? 0.18 इंटू एम ए L1, और यहाँ पे अननोन क्या है? L2। 6L2। 6L2 है ना ये डिस्टेंस, देखो, हाँ। 6L2 है। L2 हाँ। हाँ, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हुए डी पॉइंट पे। अभी क्या करना है, ये हम लोग को दोनों को मेजर करना है, राइट। तो 6L2 आया हमारा, सपोज 3.5 आया, करेक्ट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्केल से मल्टीप्लाई करना है, स्केल। तो ये कितना आएगा? 3.5, करेक्ट। स्केल कितना है? 1 है ना, 1 kg मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो मेजर्ड वैल्यू आया हमारा 3.5, किसका? 6L2 का। इसको मल्टीप्लाई किया स्केल से 1 kg मीटर स्क्वायर से, तो वैल्यू कितना आया? 3.5 kg मीटर स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। हाँ, तो L2 कितना आएगा? 3.5 डिवाइडेड बाई 6। L2 आएगा हमारा 3.5 डिवाइडेड बाय 6, बरोबर। हम्म। वो आ गया हमारा 0.53 मीटर्स में, राइट, करेक्ट। यस। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 और
L2 मतलब क्या है, D पॉइंट है ना, D और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.53 मीटर, मतलब 583 mm, करेक्ट, 0.53 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 583 mm। ये आया समझ में? 6L2 निकाला ना हमने, तो वैसे ही हम लोग ये निकालेंगे कि -0.18 एम का वैल्यू कितना था हमारा, 25, तो 25 इंटू L1 इज इक्वल्स टू, सपोज ए आया हमारा 4.6, राइट, तो L1 क्या आएगा हमारा 4.6 इंटू वन क्योंकि हमारा स्केल क्या है 1 kg/मीटर स्क्वायर, तो L1 आएगा 4.6 डिवाइडेड बाय 0.18 इंटू 25, बरोबर? हेलो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, क्योंकि स्केल से मल्टीप्लाई किया ना इसको। हाँ सर। हाँ, तो स्केल क्या है हमारा 1 है, तो ये आंसर आया kg/मीटर स्क्वायर में 4.6, तो L1 आएगा। सर माइनस साइन कैसे गया? वो तो माइनस साइन मल्टीप्लाई गया में है नहीं, ना। मैंने माइनस साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। हम्म, तो इस कैलकुलेशन से हम लोग को आएगा 4.6 डिवाइडेड बाय 0.18 डिवाइडेड बाय 25 है ना, तो 1.02 आया। ये सारा मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, शायद आपका अलग आया आंसर, राइट, ये माइनस आएगा, राइट। हम्म, राइट, तो -1.022 मीटर्स, तो इसका मतलब क्या है कि L2 राइट लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट L1। साइड पे माइनस साइन आया, इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे, राइट। हम्म, तो ये आया हमारा 1.022 मीटर्स और 1022 mm, ओके, ये आ गया हमारा L1 का पोजीशन, ठीक है। हेलो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ऐसे टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा एग्जाम में विदाउट एनी वेरिएशंस, और सेम। हाँ सेम सम, सिर्फ क्या होता है कभी कभी क्या बोलते हैं कि एक आधा मास जो दिया नहीं है और जो एंगुलर पोजीशन दिया नहीं है, वो बोलेंगे कि उसका पोजीशन निकालो और मास निकालो सो दैट शाफ्ट्स आर इन कंप्लीट बैलेंस। अभी शाफ्ट कंप्लीट बैलेंस में मतलब क्या कि हम लोग को निकालना है उसका कपल पॉलीगॉन और फोर्स पॉलीगॉन, ओके। हेलो? सर बोलो बोलो। फाइंड करायचं की अजून काय? काय काय? एवढंच फाइंड आउट करायचंय की अजून काय? हा, एवढंच फाइंड आउट करायचं आहे, L1 L2 आणि MA आणि त्याचे अँग्युलर पोझिशन, एवढंच फाइंड आउट करायचं आहे। ग्राफिकल मेथड आहे ना? हा, ग्राफिकल मेथडच आहे, एनालिटिकल मेथड आपण वापरत नाही डिफरंट प्लेनसाठी, ओके। देखो, आ गया हमारा पोजीशन ऑफ प्लेन्स ए एंड डी, राइट, और हाँ सर। एंगुलर पोजीशन ऑफ ए आया। अब पोजीशन मतलब एंगुलर नहीं है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और डिस्टेंस ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी और सी, क्योंकि रेफरेंस हमने बी निकाला है तो रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू बी मिलेगा, अगर रेफरेंस सी है तो विथ रिस्पेक्ट टू सी मिलेगा, करेक्ट। एनीवे वी कैन डू कैलकुलेशंस, हाँ सर। चलेगा। और मैं और एक सम लेता हूँ, मतलब सिर्फ आपको बताता हूँ कि कैसा है, हुँ? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे मैन्युअली। सर क्लास कब रहेगा? मोस्टली ना फ्राइडे थर्सडे टुमारो सैटरडे को ले लेते हैं ना, सैटरडे ऑफलाइन रखेंगे इसका, बैलेंसिंग का नहीं, आपको जो डाउट्स है उसका सैटरडे ऑफलाइन रखेंगे, और ऑनलाइन ही मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल या परसों ले लेंगे। सर जायरोस्कोप को कब लोगे? हाँ, जायरोस्कोप ले लेंगे ना। कल?
कल चलेगा। ठीक है, कल का मैं शेड्यूल देख लेता हूँ। दूसरा कुछ है क्या? सर, हाँ बोलो बोलो। अभी ये प्रॉब्लम हुआ कि डिफरेंट प्लेन्स में है पास, ऐसे कुछ और रहता है क्या? हाँ, प्लेन्स का पोजीशन सिर्फ चेंज होता है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। नहीं, मतलब इसका और टाइप है क्या, डिफरेंट प्लेन्स और वगैरह कोई? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट प्लेन्स में नहीं रहता है। सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें डेटा अलग अलग रहता है, एक एक दूसरे का प्लेन्स का। बाकी कुछ चेंज नहीं है इसमें। और वो वी इंजन का बैलेंसिंग का? हाँ, उसमें सिर्फ वी इंजन का बैलेंसिंग है ना, हाँ। उसमें थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसका एक मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, और फिर ऑनलाइन में उसका हम लोग ले लेंगे। ठीक है। अभी तक 99% एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आया है इसके ऊपर ही। लेकिन रेयर केस में वो बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें थेरी क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मासेस, बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस प्राइमरी फोर्सेस इन द रेसिप्रोकेटिंग इंजन। क्या है हम लोग का? बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग मासेस। राइट। तो इसमें कैसा है, हमने जो इनर्शिया फोर्सेस का डायग्राम निकाला था ना, वैसे ही डायग्राम है इसका। राइट, सपोज जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था इसका ए पिस्टन, फिर ये पिस्टन है कनेक्टेड हमारे कनेक्टिंग रॉड को। कनेक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग, करेक्ट, लाइक दिस। सो यहाँ पे आएगा हमारा क्रैंक, करेक्ट। क्रैंक का एंगल है हमारा थीटा, करेक्ट। फिर अरे इंजन भी है ना? हाँ, इंजन है, इंजन इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन। राइट। हाँ वो भी। तो ये है हमारा आईडीसी, और ये हमारा हुआ ओडीसी, करेक्ट। फिर ये क्या है हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक, करेक्ट। फिर इसका लेंथ है हमारा एल, इसका लेंथ है हमारा आर, राइट। फिर यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स कैसे आएगा, ये जो पिस्टन है वो राइट साइड में घूमेगा ऐसे, करेक्ट, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स है हमारा यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में, FN। राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज हमारा x, सपोज डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का x। फिर इसमें हम लोग क्या क्या निकाला है, हमने निकाला है फोर्सेस रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। लेट अस कॉल इट दिस एज FR, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, करेक्ट। फिर हमने निकाला है FI क्या है, इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, करेक्ट। फिर हमने और क्या निकाला है, FN निकाला है, FN भी निकाला है हमने, राइट। FN is the force on the sides of cylinder walls, फिर और एक है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक बेयरिंग्स, जो कि है यहाँ पे ऐसे। सो दिस इज अ फोर्स
exerted on the crank bearings, जिसका दो components आएगा, क्योंकि force exerted on the crank bearing will be along this line, ऐसे FB, राइट. तो इसका दो components आएगा, एक आएगा vertical ऐसे और एक आएगा horizontal. So this is FBV or this will be FBH, right? And this FBH will be equals to the this force which is developed on the piston. पिस्टन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स बनेगा दिस डायरेक्शन में, वही हमारा क्या रहेगा, अनबैलेंस फोर्स, राइट. बिकॉज ये देखो, ए एफबीवी जो फोर्सेस है, ए एफबीवी फोर्स और एफएन फोर्स दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा, राइट. क्योंकि एफबीवी विल बी इक्वल्स टू द force on the sides of the cylinder walls or the normal force acting on these crossed sides. So Fn will be equals to FBV, right. But ये जो FBH है कि जो हमने इसको FB को रिवॉल्व करके निकाला है, रिजॉल्व करके, तो FBH हम लोग को बैलेंस नहीं होगा, राइट. तो FBH इज नथिंग बट इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अनबैलेंस. इसको हम लोग डिनोट करेंगे FU से, राइट. तो अनबैलेंस कहाँ हुआ पता चला. हेलो हेलो. यस सर. यस सर. यस. और एक देखो कि इसमें और जो ये जो दो फोर्सेस है FR एंड FI, राइट, इन दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगा एक दूसरे को, राइट. अगर FI इस डायरेक्शन में है इनर्शिया फोर्स, तो FR इस डायरेक्शन में रहेगा. सो दोनों का मैग्नीट्यूड या फिर दोनों का लाइन ऑफ रेसिप्रोकेशन है वो इक्वल एंड अपोजिट है. तो जिसकी वजह से जो भी अनबैलेंस है दैट इज ओनली डेवलप बिकॉज ऑफ दिस FBH, दैट इज forces acting on the crankshaft bearing or the main bearing. Okay. So ये हमारा theory question आता है कि explain primary and secondary unbalanced forces due to reciprocating masses. और क्या question आता है कि why, how and why reciprocating masses are balanced in a piston cylinder assembly, और why reciprocating masses are partially balanced. अभी partially balanced का मैं बताता हूँ. क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, शेकिंग फोर्स, और यहाँ पे जो कपल डेवलप होगा, तो कपल डेवलप कौन सा होगा, यहाँ पे Fn है जो कि है फोर्स ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर वॉल, और ये जो है FBV ये तो इक्वल हो गया, लेकिन इनकी वजह से Fn इंटू एक्स की वजह से, मतलब ये Fn ये जो नॉर्मल फोर्स है एंड दिस x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Fn विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेरिंग. सो ये क्या हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस ए शेकिंग कपल. ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक शेकिंग कपल प्रोड्यूस करेगा जिसका वैल्यू है Fn इंटू एक्स, और दिस विल बी इक्वल्स टू FBV इंटू एक्स, क्योंकि Fn एंड FBV सेम है, राइट, और FBV इंटू एक्स, करेक्ट. तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग फोर्स इज टू प्रोड्यूस द शेकिंग फोर्स एंड ए शेकिंग कपल. ये क्या हुआ, हमारा शेकिंग फोर्स है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, शेकिंग कपल. अभी क्या है कि जो Fn का जो वैल्यू है ना, Fn का जो वैल्यू है ये हर एक साइकिल में वेरी होते रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंजन रोटेट होगा Fn का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी चेंज होते रहेगा, क्योंकि Fn डिपेंड किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर है, और थीटा हमेशा चेंज होते रहता है. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि जिसकी वजह से ना बहुत सारे वाइब्रेशंस डेवलप होता है. तो अगर हम लोग को बैलेंसिंग करना है रेस्पिरेटिंग मासेस का, तो व्हाट वी हैव टू बैलेंस, फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग masses, balancing of this reciprocating masses, what we need to balance,
this shaking force as well as shaking couple. But in most of the mechanism, what we can do, we can reduce the shaking force and shaking couple by adding the appropriate balancing mass. But it is not usually practical to eliminate them completely. So that's why we can say that reciprocating masses are generally only partially balanced and complete balancing is not possible. Okay, because it is not maintaining the exact direction. उसका डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज होते रहता है, बिकॉज इट डायरेक्शन ऑफ दिस एफ एन इज डिपेंडिंग अपॉन द थीटा. करेक्ट. हेलो. Yes, sir. राइट. तो हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, इसके ऊपर फॉर्मूले देखे थे कि हमारा एक्सेलरेशन था a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन. राइट. ये था हमारा एक्सेलरेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास. फिर हमारा वैल्यू था एफ आई का और एफ आर का, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू दिस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन. ये हमने देखा था इनर्शिया फोर्सेस, एफ आई का वैल्यू. फिर अनबैलेंस फोर्स क्या आएगा, एफ यू इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स and this is denoted by Fu and that will be equals to the inertia force, that will be equals to the inertia force, right, because inertia force का direction क्या है, along this line, right. so inertia force का जो magnitude रहेगा वही unbalanced force का magnitude रहेगा, correct, because inertia force is acting along this line of stroke. तो अनबैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन. या फिर इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा बाय एन. राइट. तो ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एफ पी, दैट इज प्राइमरी unbalanced force, and this part is called as Fs, that is secondary unbalanced force. So what is Fp, primary unbalanced force. हेलो. और Yes, sir. Secondary. हाँ, और ये आएगा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स. ओके, सेकेंडरी. तो अभी इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, किसका वैल्यू मैक्सिमम, एफ पी का या फिर एफ पी यू का, जब ये थीटा 0 होगा या फिर थीटा 180 होगा. थीटा इज 0 और 180, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1. सो दिस विल बी मैक्सिमम. करेक्ट. हेलो. Yes, sir. हाँ. Right. So thus the primary force is maximum twice in one revolution of the crankshaft, because एक रिवोल्यूशन में थीटा एक बार 0 हो जाएगा और थीटा एक बार 180 डिग्री हो जाएगा. तो हम लोग को क्या मिलेगा कि इन वन रिवोल्यूशन प्राइमरी फोर्स वी गेट, प्राइमरी फोर्स इज obtained twice, maximum primary force is obtained twice in one revolution of crankshaft. Correct. फिर देखो ये सेकेंडरी फोर्स अनबैलेंस मैक्सिमम कब बनेगा, जब ये 2 थीटा का वैल्यू cos 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा. अभी cos 2 थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, राइट. और थीटा का वैल्यू 90 होगा और थीटा का वैल्यू 180 होगा और थीटा का वैल्यू 360 होगा. तो देखो थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो ये क्या हुआ, 0, cos 0 हुआ 1. थीटा का वैल्यू 90 हुआ तो cos
2 into 90 मतलब cos 180. Cos 180 is minus sign, but it will anyway, it is maximum, but on the negative side you will get, but still this value will get maximum value. अगर थीटा 180 है तो ये क्या आ जाएगा, cos 360. cos 360 इज 1, और थीटा का वैल्यू अगर 360 है तो ये क्या आ जाएगा, 360 इंटू 2 दैट इज 720, मतलब क्या ये आ जाएगा हम लोग का मैक्सिमम, क्योंकि cos 720 इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos 360 इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos 0. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेकेंडरी फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स टाइम, 4 टाइम्स नहीं बोल सकते अभी इसको, राइट क्योंकि एंगल अगर 720 बन गया कॉस का तो एनीवे दो ही बार मिलेगा हम लोग को ए बी, करेक्ट, क्योंकि थीटा स्टार्टिंग में कितना लिया है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर थीटा क्या है 180 डिग्री. हाँ सॉरी, तो ए बी क्या बनेगा कि सेकेंडरी फोर्स भी हमारा क्या बनेगा 4 टाइम्स बनेगा एक रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में, क्योंकि थीटा हमने किस विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है, करेक्ट. हेलो, सेकेंडरी फोर्स भी हमारा 4 टाइम्स मिलेगा मैक्सिमम एक रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट के लिए, राइट. हेलो सर. ओके, तो इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैलेंसिंग ऑफ 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन एक ही बार पूछा था, राइट, कि इसमें क्या है कि जो ऐसा हमने बैलेंसिंग का प्रोसेस किया है ना वैसा ही हम लोग को निकालना पड़ता है कि अनबैलेंस प्राइमरी फोर्सेस एंड अनबैलेंस प्राइमरी कपल्स. तो जैसा हमने डायग्राम बनाया है वैसा ही डायग्राम हम लोग को बनाना है, तो मैं ऑनलाइन सेशन में बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है. फिर उसी सेशन में बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन भी ले लूंगा. बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन का ना हमेशा एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक एग्जाम में उसका न्यूमेरिकल रेयरली पूछा है. शायद एक बार पूछा था लेटेस्ट एग्जाम में, मई 19 में पूछा था उसका क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में कौन सा आएगा, बैलेंसिंग और रेसिप्रोकेटिंग मासेस का ही आएगा. ठीक है, सर. ओके. यस सर. हाँ, रेसिप्रोकेटिंग मास वाला म्हणजे जब जो आपने अभी सॉल्व किया वो ना सर. काय 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 रेसिप्रोकेटिंग वाला म्हणजे जो आता आपण सॉल्व केला तो ना. हा पाठी सॉल्व केला तो रेसिप्रोकेटिंगचा, तोच येतो एक्झाम मध्ये मोस्टली. आणि हा जरी आला ना आपला बॅलन्सिंग ऑफ इंजिनचा तो थोडा जास्त टाइम लागतो त्याला, पण तो पण इझीच आहे. हां, तर तो पण घेऊ आपण. हां, ओके, चालेल. सर एक पीडीएफ सेंड करा ना याची. आम्ही सेंड करतोय.